नमस्कार साथियों। हम लोग एक दो बार इधर आ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि डॉक्टर संदीप झा से, जो मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग एक कनेक्शन बनाएं और उनको यहाँ आपके सामने जो हमने एक डिसीजन लिया था कि वैक्सीन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, आपके सवाल आंसर करने के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया जाए और आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो मेरे पुराने मित्र डॉक्टर संदीप झा को मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया है। अभी इससे 2 बार पहले भी हम लोग प्रयास कर चुके हैं कि डॉक्टर संदीप झा कनेक्ट हो जाएं और कनेक्ट होकर के हमारे सवालों के आंसर दे सकें। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस बार हम लोग डॉक्टर संदीप झा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो मैं इसको जूम पे अलग से रिकॉर्ड करके यहाँ आपके सामने ज़रूर इसको पोस्ट करूँगा, ये वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं ये प्रयास कर लूँ कि हम लोग डॉक्टर संदीप झा के बारे में कुछ जान लें। डॉक्टर संदीप मेरे पुराने मित्र हैं और ये मेरे साथ वेलम बॉयज़ स्कूल देहरादून में पढ़े हुए हैं और हमारी दोस्ती करीब 20 साल पहले जाती है। और डॉक्टर संदीप मेरे साथ स्कूल में थे देहरादून में। आज की तारीख में ये बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। इस समय गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में ये कार्यरत हैं और इन्होंने काम भी जो है तमाम प्रतिष्ठित जगहों पे कर रखा है, जिसमें और इनकी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से इन्होंने MBBS किया है और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से इन्होंने MS जनरल सर्जरी किया है और फिर सर गंगा राम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का भी इन्होंने अध्ययन किया है और दिल्ली पब्लिक स्कूल और वेलम बॉयज़ स्कूल में ये मेरे साथ थे। और हम लोग अभी संदीप का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि वो ज्वाइन कर लें। आपके कुछ जो सवाल आए थे वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ। एक सेकेंड आप देंगे। तो वैक्सीन को लेकर के जो आप लोगों के हम लोगों ने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था और आप लोगों ने तमाम सवाल उसके ऊपर किए थे वैक्सीन को लेकर के। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि सरल भाषा में बताएं कि कोविड-19 का टीका बनता कैसे है। ये बहुत अच्छे सवाल आए थे। मनीष जी ने अकबरपुर से पूछ रहे थे कि टीका कितने समय तक कोविड से सुरक्षा देता है। ऐसे करीब मेरे पास 10 सवाल आ रखे हैं और हम लोग फेसबुक पे ये लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर संदीप झा के साथ। मैं उनका इंतज़ार भी कर रहा हूँ। आशा है कि वो जल्द ही इसमें ज्वाइन कर ले पाएंगे फेसबुक पेज पे हम लोगों के। साथियों, मैं 1 मिनट और संदीप जी का इंतज़ार करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल में ही मैंने भी वैक्सीन लगवाई थी, मैं और मेरी पत्नी ने। हम लोगों ने दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की जो वैक्सीन की शुरुआत 1 तारीख से हुई थी, तो मैंने वहाँ पे लगवाया। मुझे उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ था। तभी भी मैंने प्रिकॉशन लेते हुए 1-2 दिन आराम किया और उसके बाद जो है नॉर्मली मैं अपने काम पे वापस आ गया हूँ और अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। वैक्सीन का ड्राइव हमारे अंबेडकर नगर में भी चल रहा है। 18 से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं इस वैक्सीन को ज़रूर उन्हें लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत ही ज़रूरी है। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो वैक्सीन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
और मुझे ये एहसास है कि तमाम लोगों के अंदर वैक्सीन को लेके भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मैं बीमारी पड़ने के बाद जो इस समय की समस्या आ रही है, जहां अभी कुछ दिन पहले लोगों को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा था, तो इससे लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। मेरे ख्याल से इस वैक्सीन को लेकर के उनके तमाम सभी सवालों को, भ्रमों को हमें मिटाने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने डॉक्टर संदीप झा जी को, जो मेरे पुराने मित्र हैं और इस समय एक अच्छे सर्जन के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं, इनकी वाइफ भी डॉक्टर है, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। संदीप जी को आप लाइव देख सक रहे हैं। संदीप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारे साथ लाइव फेसबुक लाइव कर पा रहे हैं। संदीप जी, मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करके आपके बारे में मैंने पूरी चर्चा की हुई है। वैक्सीन को लेकर के आपको मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर तमाम लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, और इन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए मैंने आपसे संपर्क किया था। और मैंने क्योंकि आप एक बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थान में काम भी कर रहे हैं और पूरी तरह से आप एक कुशल और सफल डॉक्टर भी हैं, तो आपसे अच्छा और आपसे निकट मेरा कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप ही से सारे सवाल करूं और आप अम्बेडकर नगर की जनता को जो है ज़रूर इसके ऊपर से जो भी भ्रम है वो हटाने का काम करें। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास वैक्सीन की जनरल इंफॉर्मेशन को लेकर के आया है, वो ये था संदीप जी की सरल भाषा में बताएं, कोविड-19 का टीका बनता कैसे? टीका बनाने की जो पद्धति है वो बहुत पुरानी है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया था, और मोरलेस जो पद्धति है वैक्सीन बनाने की वो 200 साल में थोड़ी काफी ज्यादा रिफाइन हो गई है। बेसिकली इसमें जो भी वायरस होता है उसको हम लेते हैं, उसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो जनवरी 2021 में 2020 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जो कोरोना वायरस का जीनोम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। इससे साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत खुश हुई थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये कि जीनोम एक्सट्रैक्ट किया गया, और फिर उस जीनोम के बेसिस पे जो फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन हैं वो बनाए गए थे। और इसी जीनोम को फिर एडिनो वायरस, एक वायरस होता है जिसके अंदर इस जीनोम को या इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक कैरियर वायरस, जो उस जीनोम को बस कैरी करता है, उस कैरियर वायरस के अंदर डाला जाता है और फिर वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो पद्धतियां काफी है। एक जो फाइजर और मॉडर्ना वाली है वो mRNA है, जो हमारी कोविशील्ड है वो एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। मतलब कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल एक बहुत बिनाइन या एक बहुत एडिनो वायरस के अंदर डाल दिया जाता है, जो हमारी शरीर में कुछ भी हानि नहीं करता है। उसके अंदर उस जेनेटिक मटेरियल को डाल के फिर उस वैक्सीन को हमें इंजेक्ट किया जाता है। और जो तीसरा है कोवैक्सीन, जो हमें लगा उसमें वायरस पूरे वायरस को मार दिया जाता है। इट इज अ डीएक्टिवेटेड वायरस, और फिर उस वायरस को एक इंजेक्शन में डाल के हमें इंजेक्ट किया जाता है। तो ये मोस्टली पद्धति है। जो फाइजर और मॉडर्ना है वो mRNA पद्धति पे है, जो कि बहुत छोटे से कण लेते हैं वायरस का, बहुत छोटा कण या जेनेटिक मटेरियल लेते हैं जिसको हमारे में इंजेक्ट करते हैं। जो हमारी एस्ट्राजेनिका या कोविशील्ड है या स्पुतनिक वाली जो वैक्सीन है उसमें एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन दिया जाता है, और जो कोवैक्सीन है उसमें फुली डीएक्टिवेटेड या वायरस को या विषाणु को मार के उसको वैक्सीन में दिया जाता है। तो ये तीन जो मेन पद्धतियां हैं, इस पे तीन अलग अलग वैक्सीन बने हुए हैं। सबने जनवरी में सबने 2020 में डेवलप करना शुरू किया था, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे गवर्नमेंट सबकी वजह से इंडिया ने भी बहुत अर्ली ये वैक्सीन बना लिया, जो अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में कहे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमने इतने जल्दी वैक्सीन डेवलप कर लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तीन मेन पद्धति है वैक्सीन बनाने की। थैंक यू।
संदीप जी, आ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ आपकी आवाज थोड़ा इंटरप्ट होकर के सुनाई दे रही है। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि यदि संदीप जी और मेरी आवाज कैसे सुन सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर इसकी रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो बहुत ही जरूरी जानकारी संदीप जी दे रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि यदि आपको पूरी चीजें अच्छी तरह से सुनाई दे पाए। संदीप जी, जो दूसरा सवाल आया था उसमें ये था कि 2 टीके क्यों लगवाने हैं? जलालपुर से संतोष जी पूछ रहे हैं, क्या टीके की पहली डोज से ही कोरोना से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी या दूसरी डोज लगवाना अनिवार्य होगा? बहुत 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 अच्छा सवाल है। और ये बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि दो दो क्यों वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए। पहली बात तो हर वैक्सीन का अलग अलग रिएक्शन होता है, हर अलग अलग पद्धति होता है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल होगा बॉडी पे, वो डिफरेंट होगा, रिएक्शन सबके अगेंस्ट होगा लेकिन डिफरेंट होगा। तो जैसा कि देखा गया है ट्रायल्स में, जो देखा गया कि पहले डोज के बाद भी इम्यूनिटी बन जाती है। जैसे हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका जो लेटेस्ट है मई 2021 का जो अपडेट है, ब्रिटेन में आपको पता होगा कोविशील्ड वैक्सीन पूरे ब्रिटेन में लग रही है। उनका मई 2021 का जो अपडेट है उसमें एक सिंगल शॉट ऑफ कोविशील्ड जो है वो 80% लोगों का रिस्क टू लाइफ या कोविड से डेथ का रिस्क 80% तक कम कर देता है। तो ये एक डोज से भी इफेक्टिव टर्म चलेगा, इसके लिए 2 डोज लगाना जरूरी है। बट ये हर वैक्सीन टू वैक्सीन डिपेंड करता है। एक वैक्सीन में पहले डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी आ गई, जब दूसरा डोज लगाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है उससे ज्यादा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है, बॉडी की मेमोरी में चले आता है। बॉडी को याद हो जाता है कि जब ये विषाणु आएगा तो मुझे, मान लीजिए एंटीबॉडी खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो विषाणु वापस से बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो वापस से उनके सेल्स इतने केपेबल हो जाते हैं कि वापस से वो एंटीबॉडी बना सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये एडवांटेज होता है 2 लगाने का। बट ये सब ट्रायल से डेवलप होता है, जब साइंटिस्ट स्टडी कर लेते हैं कि एक वैक्सीन के बाद इतना प्रोटेक्शन है, 2 वैक्सीन के बाद इतना प्रोटेक्शन है, तो ये बेटर होता है। इसलिए जैसे हमारी दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड में 2 डोजेज रिकमेंडेड है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं बहुत ही बेहद क्रिटिकल जानकारियां हैं। मेरा विश्वास है कि इससे जो हमारे मनीष जी के संतोष जी जलालपुर से उन्होंने जो सवाल था उसका उन्हें उत्तर दिया होगा। अकबरपुर से मनीष जी पूछ रहे हैं कि यह टीका कितने समय तक कोविड से सुरक्षा देता है? क्या दोबारा दोनों डोज लेने की आवश्यकता पड़ेगी? इनका सवाल अगेन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डोज को लेकर के संदीप जी की एक बार मान लीजिए आपने 2 डोज लगवाई, 1 साल बाद फिर क्या फिर से इसका उनको टीकाकरण फिर से करवाना पड़ेगा कि ये जिंदगी भर के लिए सुरक्षा देगा? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 2 वैक्सीन लगाने के बाद मिनिमम आपकी 6 से 9 महीने तक इम्यूनिटी रहती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेटा है, जैसे कि आपको पता है हमारे वैक्सीनेशन अभी अर्लीस्ट जो वैक्सीनेशन था वो वर्ल्ड ओवर 2020 के एंड में लगाया गया, जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। तो लॉन्ग टर्म डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। इस पे जो है आखिरी शब्द या फाइनल आंसर जो हम दे पाएंगे जब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा होगा कि कब तक ये इम्यूनिटी बॉडी में रहती है वैक्सीन लगाने से। लेकिन अभी जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है, आप देख रहे हैं जैसे दिल्ली में बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है ये दोबारा जल्दी जल्दी में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन सबको लगना चाहिए और जल्दी लगना चाहिए। तो हम जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है या जो मरीज बहुत सिक हो जाते हैं
वो नंबर्स को हम बहुत बहुत कम कर सकते हैं। इतना पैनिक वाला सिचुएशन, हमारी लाचार सी हालत हो गई थी दिल्ली में जो सिचुएशन थी उस वक्त, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस फेज में हम उसको जितना कम कर सके कम कर सके। अभी हमें जरूरत है, जब 6 महीने 1 साल बाद की सिचुएशन जब तब हम असेस करेंगे, लेकिन अभी जरूरी है कि सब वैक्सीन लगाएं और इसको फैलने से रोकें। तो थैंक यू नजरिया डॉक्टर ये है कि साहब। मैं अगला सवाल अपना पूछता हूँ आपसे। ये थोड़ा सा वैक्सीन कंपैरिजंस के बारे में लोगों ने सवाल पूछा है, एक वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन से कंपेयर करने के लिए। तो उसमें कोविशील्ड, कोवैक्सिन और रशिया का स्पुतनिक में क्या फर्क है? कौन सी वैक्सीन बेहतर होगी? और अभी सुनने में आ रहा है जैसे फाइजर भी आ रही है और तमाम और वैक्सीनें मुझे बताया है, सुनने में आता है कि बहुत जल्द करीब सारी वैक्सीनें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी हमारे देश में। तो इन सभी वैक्सीनों में से कौन सी अभी जो करंटली मिल रही है, कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है और स्पुतनिक है, में क्या फर्क है और कौन सी वैक्सीन बेहतर है? देखिए, इसका अगर एज सिंपल, मैं अगर डॉक्टर हूँ और सिंपल जो हमें वैक्सीन अवेलेबल है वो हमें जल्द से जल्द लगाने चाहिए। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, सच्चाई है, रियलिस्टिक बात है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिसका 0 साइड इफेक्ट हो। हमारे पास कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि आपने गोली खाई और कोरोना खत्म हो गया। इतने रिसर्च के बाद दीज आर द बेस्ट वैक्सीन्स जो हमारे पास अवेलेबल है। और इनकी सेफ्टी प्रोफाइल देखिए, लॉन्ग टर्म एफिकेसी अलग बात है कि कितने समय तक काम करेगी, लेकिन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो वैक्सीन को क्लियरेंस देते हैं, उन सब का सबसे प्राइम मोटिव होता है कि ये हार्मफुल नहीं होनी चाहिए पेशेंट में, सेफ्टी प्रोफाइल इसका अच्छा है, सुरक्षित होना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। और ये जो सारी वैक्सीन जिनको अप्रूवल मिलती है, आप ये इनकी इतनी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है अप्रूवल मिलने के, इतने टेस्ट होते हैं। जो पहली वैक्सीन है, कम से कम आप माने ना माने 40-50 हजार लोगों पे पहले वैक्सीनेट किया गया था। जब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई तब फिर इनको लार्जर या जनता में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो क्लियरेंस का साइंटिफिक गाइडलाइंस है वो वर्ल्ड ओवर बहुत स्ट्रिक्ट है। आप यूएस यूके में कोई भी दवाई इंट्रोड्यूस होने से पहले उनको काफी रिगरस उसके साथ जाना पड़ता है, तभी वो आता है। तो देखिए, सेफ्टी प्रोफाइल इनका बहुत अच्छा है। आप कोई भी वैक्सीन लें, देखिए कोई आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन, फीवर, बॉडी एक, मलेज, अगर आपने पहले कभी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाया है या कोई भी वैक्सीन लगाया है तो थोड़ा इंजेक्शन साइट पे पेन, ये सब जरूर होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनका सेफ्टी प्रोफाइल कंफर्म्ड है कि बहुत सेफ है, तभी इनको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म डेटा की बात करें या कब तक ये वैक्सीन प्रोटेक्शन देता है, कौन सा बेटर है उस मामले में, तो अभी किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। जब तक ये वैक्सीन 6 महीने 1 साल लोग लगा के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तभी ये कंफर्म हो पाएगा। और ये आज की बात नहीं है, पब्लिक ये कंफ्यूज हो जाती है कि इसका, ये आज की बात नहीं है। ये जो ड्रग ट्रायल का जो सीक्वेंस होता है, ये आप जितनी दवाइयां खाते हैं, जितनी वैक्सीन खाते हैं, सब में यही फॉर्मूला यूज होता है। फेज 3 ट्रायल के बाद फेज 3 ट्रायल में कुछ 2-3 लाख लोगों पे ये कोई भी दवाई या वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है, उस पे सेफ्टी प्रोफाइल देखा जाता है, फिर उसके बाद उसको जनरल पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बावजूद भी साल, 2 साल, 5 साल के बाद ड्रग को या वैक्सीन को विड्रॉ किया जाता है। लेकिन ये आज तक जितनी भी दवाइयां इंट्रोड्यूस हुई हैं, वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई हैं, इन सब में ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी वैक्सीन का कुछ प्रॉब्लम सामने आए। ये हो सकता है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर आपको इस पैनिक, इस लाचारी से, इस पैंडेमिक से बचना है तो प्लीज आप वैक्सीन लगाएं। आपके पास जो वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, दोनों का एफिकेसी, जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो बराबर है।
लॉन्ग टर्म जब 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, तब हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगी कौन सी बेटर थी। लेकिन तब तक जो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि एक जरूरी बात है कि वैक्सीन तभी सक्सेसफुल होगा अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग लगाएंगे। इसको यूनिवर्सल कवरेज कहते हैं। अगर यूनिवर्सल कवरेज नहीं होगा तो हर वैक्सीन फेल है, और अगर यूनिवर्सल कवरेज होगा तो वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा कम्युनिटी में। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब वैक्सीन लगवाएं। संदीप जी, अगला सवाल जो साइड इफेक्ट को लेकर के है, ये पूछा गया है कि अगर टीके से साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो लोगों को टीका क्यों लगवाना चाहिए? जैसे काफी बार हम लोग क्षेत्र में गए हैं संदीप जी, तो लोगों ने कहा है कि मुझे बुखार हो जाएगा। इसी सब चीजों को लेकर के लोग इतना डरे रहते हैं कि अगर बुखार हो जाएगा तो मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पतालों की जो स्थिति है उसको देख के लोगों के अंदर घबराहट रहती है। तो साइड इफेक्ट को लेकर के जानना चाहते हैं कि लोगों की अगर इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो लोग टीका क्यों? आंकड़े नंबर्स, ये जो भी वैज्ञानिक या साइंटिफिक डेटा है वो नंबर्स पे है। मैं आपको नंबर्स देता हूं। अगर आपको कोविड हो जाता है, मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें अगर 1000 लोग हैं, कोविड हो जाता है आपको, तो 10 लोगों की मौत हो गई कोविड से। अगर आप वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम होती है तो अभी जो डेटा आया है, इंडिया का डेटा है जो, उसमें 10 लाख लोग अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 9 लोग को प्रॉब्लम हुई है, सीवियर प्रॉब्लम। जो अभी तक इंडिया में जो वैक्सीनेशन 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो रखा है, 20 करोड़ का आंकड़ा हम पहुंच चुके हैं, जो कि ओनली 15% है पॉपुलेशन का, ओनली 15%। लेकिन 20 करोड़ में से जो रिपोर्टेड सीरियस एडवर्स इवेंट या जो साइड इफेक्ट्स हैं रिपोर्टेड, वो सिर्फ 700 रिपोर्ट है। 20 करोड़ में से 700 लोगों की प्रॉब्लम हुई है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि कोविड 19 के कारण या वैक्सीन के कारण हुआ है। उनको कुछ अनरिलेटेड, एक जो वेस्ट में एक स्टडी हुई थी साइड इफेक्ट्स की, उसमें अगर 100 पेशेंट्स को साइड इफेक्ट हुआ था, उसमें से अगर 10% जो साइड इफेक्ट्स थे वो डायरेक्टली ड्यू टू कोविड 19 वैक्सीन थे, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। बाकी जो साइड इफेक्ट्स है 100 में से, वो अनरिलेटेड प्रॉब्लम टू द कोविड वैक्सीन हुआ था। तो साइड इफेक्ट्स अगर परसेंटेज देखें तो कोविड का मोर्टालिटी या कोविड 1% आदमी को मारता है। पहले 3.2% था, जब पीक पे था तो हम 3.2% फेटालिटी रेट या 3.2% किलिंग रेट हम मान रहे थे कोविड 19 का। अभी फर्दर उसको 1 गुजर रहे थे अगर थोड़ा। हाँ, और अभी अगर कोविड 19 के कारण आप अगर फेटलिटी तो 0.00017%, 0.00017% मोर्टालिटी है उसके कारण। और वो भी है या नहीं है ये डाउटफुल है। वी कैन नॉट से इट इज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप करोड़ लोगों के उसमें देखें तो कितने लोग कोविड 19 मार रहा है और कितने लोगों को वैक्सीन से प्रॉब्लम हुई है, ये बहुत 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 छोटा परसेंटेज है। और ये हमारा बेस्ट प्रोटेक्शन है। समझने वाली बात है, ये हमारा बेस्ट प्रोटेक्शन है इसके अगेंस्ट। अगर आप सुन रहे हैं, कम्युनिटी में लोग सुनते हैं कि इसको प्रॉब्लम हो गई, उसको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप ये नहीं सुनते कि अगर 1000 में से एक को प्रॉब्लम हुई है तो 999 कितने प्रोटेक्ट हो गए हैं कोविड 19 से, जिनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा है, जिनको आईसीयू नहीं जाना पड़ा है, जिनको वेंटिलेटर का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा है। तो ये आंकड़े बताते हैं। आप एक दो केस रिपोर्ट सुन के ये डिसीजन नहीं ले सकते। मैं फिर से वही रिट्रेट कर रहा हूँ, जो हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट है, 200 सेंचुरी से वैक्सीनेशन चल रहा है। हमने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया, हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया, हमने डिप्थीरिया, पर्टुसिस, बच्चों में मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को हमने इतने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। ये सारी जो है ये वैक्सीन के कारण है। और वैक्सीन को बनने में 20-30 साल लग जाते थे। आपके पास 365 से भी कम दिन में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होके आ गई है और आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। ऐसी गलती ना करें। एंड इसी के साथ सांसद जी, मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि एजुकेट करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमें लगता है डॉक्टर्स को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब दिल्ली में बहुत पहले वैक्सीन अवेलेबल हो गया था हमारे हॉस्पिटल में,
100 वैक्सीन हमें अलॉट किए जाते थे, उसमें से 25-30 वापस चले जाते थे। अब जब महामारी वापस से आ गई है तो अब लाइनें लग रही हैं कि वैक्सीन कराएं। दिल्ली में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, पूरा वर्ल्ड मांग रहा है वैक्सीन। अफ्रीका में वैक्सीन मिल नहीं रही है, वो कितने कंट्री से टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। हम लकी हैं, हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन है। इतने सारे कंट्रीज हैं जो बिना वैक्सीन के मर रहे हैं। तो इस सब चीजों को नजरअंदाज ना करें, यही मेरा। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये कुछ और सवाल हैं अभी लोगों के जो इसी से जुड़े हुए हैं। साइड इफेक्ट को लेकर के आपने बताया, कई लोग कहते हैं कि उन्हें टीका लगवाकर बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षण हुए हैं। टीके के कौन से साइड इफेक्ट नॉर्मल हैं और कौन से लक्षण होने पर लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? टीका लगवाने के बाद लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये कुछ सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं कि बदन दर्द कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें वो ज्यादा परेशान ना हो, और कौन से ऐसे हैं जिसको लेके उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। और फिर आखिर में उन्होंने पूछा था कि टीका लगवाने के बाद लोगों को अपना ध्यान कैसे रखें। तो क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण हैं जो नॉर्मल है? हर वैक्सीन के बाद जहां इंजेक्शन साइट पे आपको पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, लो ग्रेड फीवर 100, 101, 99 का फीवर हो सकता है, नॉर्मल है। बॉडी में बॉडी एक हो सकता है, भारी भारीपन लग सकता है बॉडी में, और हेवीनेस लग सकती है बॉडी में, सर दर्द हो सकता है। तो ये सारे फ्लू वाले सिम्टम, जब आपको इन्फेक्शन, ये माइल्ड फ्लू जैसे माइल्ड इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स, सर भारी भारी लगता है, थोड़ा फीवर आता है, थोड़ा, ये सब सिम्टम्स जो नॉर्मल है। और नॉर्मल है 24 से 48 घंटे तक, मतलब कि 24 से 48 घंटे तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर माइल्ड छोटा सा बुखार आ रहा है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, भारी भारी लग रहा है, या इंजेक्शन साइट पे पेन है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे बियॉन्ड अगर 102 हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 102 103 फीवर आ रहा है, और 48 घंटे के बियॉन्ड आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो और देखिए, वैक्सीन से किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा होगा कि वैक्सीन से रिएक्शन नहीं हो सकता है। वैक्सीन हमारे पास जितनी पहली वैक्सीन भी, अगर बच्चों को आपने वैक्सीन लगवाया हो, तो जो फ्लू की वैक्सीन लगती है, MMR की वैक्सीन लगती है, उसके बाद रिएक्शन होता है। बच्चा रोता, अगर आपने बच्चे को कभी लगाया तो एक दिन तक वो रोता रहता है, क्योंकि उसको उस वैक्सीन के कारण प्रॉब्लम होती है। और वैक्सीन में हम आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम विषाणु का कण डाल रहे हैं, और एक जैसे कोविशील्ड है, ये एडिनो वायरस वेक्टर है, इसमें एक वायरस हम जानबूझ के डाल रहे हैं। हमें पता है कि वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है बॉडी में, लेकिन जो हमारा कोरोना का पार्टिकल है वो कैरी कर रहा है, या कोरोना का कण वो हमारा वायरस कैरी कर रहा है, तो वो शरीर में जाएगा, वो रिएक्शन थोड़ा करेगा। बट उसी रिएक्शन से इम्यूनिटी डेवलप होने का प्रक्रिया ही है कि बॉडी में रिएक्शन हो। आपके बॉडी में विषाणु गया, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एक्ट करती है, इम्यूनिटी एक्ट करती है, और फिर वो एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पे एंटीबॉडी आपके लिए हेल्पफुल है, और एंटीजन एक वायरस का पार्ट है। एंटीबॉडी जब तक नहीं बनेगा, जब तक आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी उससे, तब तक, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वायरस वैक्सीन फेल कर रहा है, क्योंकि आपका एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है। और जब आपका बॉडी रिएक्ट करेगा तो आपको हल्का फुल्का फीवर, हेडेक, मलेज, ये सब जरूर हो सकता है, नॉर्मल है। तो 24 से 48 घंटे तक बॉदर ना करें। सांस में तकलीफ हो, बुखार ज्यादा आ रहा हो, हाई ग्रेड 102 103 का बुखार आ रहा हो, या 48 घंटे से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये सब होता है। संदीप जी, अकबरपुर से विवेक जी पूछ रहे हैं कि टीके के विषय में कहीं उन्होंने पढ़ा था कि 0.061% टीके से गंभीर रूप से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। यद्यपि ये आंकड़ा बहुत ही मामूली है, लेकिन संदेह इस बात का है कि 0.061% में कोई भी हो सकता है। इसके साथ ही कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग के भी कुछ मामले आए हैं। इसे देखते हुए उनका सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी
ऐसा तरीका है जिससे इस बात को जानने के कुछ संकेत मिलते हों कि हाँ, फला व्यक्ति को टीके से गंभीर साइड इफेक्ट होने की चांस है? इस सवाल में दो तीन मैं थोड़ा वो करना चाहूंगा। 0.6% का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, इतना एडवर्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैंने इन्होंने कहा 0.061 हाँ 0.0 हाँ, तो ये सारे अगर रिएक्शन हम कंसिडर करें तो इतना हो सकता है। बट वो रिएक्शन जिनके लिए हमें एक्चुअली बॉदर करना है या थोड़ी परेशानी वाली बात है, वो जैसा कि मैंने कहा 0.00017% का आंकड़ा आ रहा है उसका। दूसरी बात, अगर वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही है, मोस्टली ये देखा गया है कि जो बहुत ही कोमॉर्बिडिटी या उनको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, बहुत वीक है, थोड़े एल्डरली लोग हैं जो वीक हैं या किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो या लिवर में प्रॉब्लम हो या अगर डायलिसिस पे चल रहे हो या उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो या बहुत एल्डरली मतलब 70 80 90 ईयर के एज के रेंज में हो, अगर 70 के हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि वैक्सीन के कारण एक तो इम्यूनिटी नहीं बनती और वैक्सीन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आप सिरोसिस के पेशेंट हैं या किडनी फेलियर में है या हार्ट की बहुत प्रॉब्लम है, तो इन सब लोगों को एक बार डॉक्टर से बात करके तब वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा और बहुत फ्रेल है, बेड रिडन है, कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं पहले ही, कोई एडवांस कैंसर के पेशेंट हैं या कीमोथेरेपी चल रही हो किसी को, तो इन लोगों को थोड़ा कंसल्ट करके फिर वैक्सीन लगवाना चाहिए। बट मोस्टली जितने अगर आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें तो वो भी बोलते हैं कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए ऐसे केसेस में। अगर कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो तब आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। संदीप जी, अब कुछ लोगों के सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड जो आ जाता है उस पर भी कुछ लोगों के सवाल है। कई खबरें आ रही हैं कि जिसमें लोगों को, खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को, दोनों वैक्सीन की डोज लगने के बाद ही कोविड हो रहा है और कुछ लोगों को की मौत भी हो जा रही है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्या इससे टीके की प्रभाविता पर सवाल नहीं उठता? ये एक सवाल आया। देखिए, टीके की प्रभाविता आप क्या समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि टीके की प्रभाविता 100% है, 100% प्रभावी है, तब डेफिनेटली ये कम प्रभावी है। लेकिन आज तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना जिसका 100% प्रभाविता हो। सारे वैक्सीन जो हमारा मेडिकल साइंस है, ये गणित की तरह नहीं है कि 2+2 4 होगा, कभी 2+2 5 भी हो जाता है और 2+2 3 भी हो जाता है। मेडिकल साइंस इज अ इम्परफेक्ट साइंस। हम और ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो शरीर है हमारा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना हम उसे समझ पाए हैं आज तक। लेकिन जो वैक्सीन है वो डिफरेंट 80 to 90% लोगों में प्रोटेक्ट कर लेता है। 80 to 90% लोगों में प्रोटेक्टिव होता है। 10 to 20% लोगों को दोनों डोज लगने के बावजूद भी कोविड हो सकता है और हो रहा है। लेकिन ये हमें देखने को मिला है कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है तो आपको जो बीमारी होती है, कोविड-19 होता है, वो बहुत ही माइल्ड हो रहा है। आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो कि अगर आज की डेट की सिचुएशन या दिल्ली की सिचुएशन देखे, आज पिछले महीने की सिचुएशन, तो उसमें एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है। अगर आप पब्लिक को हॉस्पिटल से बचा पा रहे हैं, वेंटिलेटर से बचा पा रहे हैं, आईसीयू से बचा पा रहे हैं, तो उनकी 80 to 90% सफरिंग या परेशानी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको छोटा मोटा फ्लू आता है तो आप बॉदर नहीं करते, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। संदीप जी, अभी सोनू रावत जी ये जानना चाह रहे हैं, इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि उनको ये बताया जाए कि वैक्सीन लगवाने के बाद किस प्रकार का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये भी इनका सवाल आया है। नहीं, ऐसा कोई, आप सब खा सकते हैं। जो
देखिए, एक होता है कि नॉर्मल इंसान आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना बहुत रिच हो गया, तो एज डॉक्टर्स हम एनीवे सबको प्रिस्क्राइब करते हैं तेल मसाला कम खाएं और कैलोरी कम खाएं, जितना जरूरत हो उतना खाएं। मोटापा भी एक पैंडेमिक ही है जो आज की डेट में पूरे संसार में हो रहा है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए जो गाइडलाइंस हैं या जो रिकमेंडेशन है वही वैक्सीन के बाद भी है। आप तेल मसाला कम खाएं, कैलोरीज के हिसाब से खाएं, आपको जितनी जरूरत हो उतना खाएं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैक्सीन के बाद खाने पीने का। अगर आप डायबिटिक है तो आपको डायबिटिक डाइट लेना है, अगर आप ब्लड प्रेशर के बीमार हैं तो आपको नमक कम खाना है। लेकिन आप अगर पूछेंगे कि वैक्सीन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना है, तो ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है। जो आप वैक्सीन से पहले फॉलो कर रहे थे अपनी बीमारी के लिए, वही आप वैक्सीन के बाद फॉलो करेंगे। कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन। थैंक यू सुनील जी। एक और है ये मतलब कोविड होने के बाद लोग जानना चाहते हैं वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। तो ये सवाल आया है, कोरोना होने के कितने दिन बाद लोगों को टीका लगवाना, लोगों को कोरोना होने के बाद टीका लगवाने के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? देखिए, कोरोना अगर वैक्सीन का प्रिंसिपल जो होता है या सिद्धांत जो होता है वैक्सीन का, वो ये है कि हम एक कोविड इन्फेक्शन को सिमुलेट कर रहे हैं या उसकी प्रक्रिया को हम सिमुलेट कर रहे हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। यही सिद्धांत है वैक्सीन का। और अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो ऑब्वियसली आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज आ जाएंगे, आपके शरीर में एंटीबॉडीज आ ही जाएंगे, क्योंकि उसी का एक मिनिएचर वर्जन, एक मिनिएचर रिएक्शन हम वैसा ही क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में कि आपका शरीर खुद उसके एंटीबॉडी बना ले। तो अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो स्वाभाविक है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ ही जाएंगे। लेकिन अभी जो देखा गया है कि वो एंटीबॉडीज 3 to 4 मंथ्स तक रहते हैं शरीर में, उसके बाद धीरे धीरे उनका लेवल्स कम होने लगता है। और अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन है, अभी हमें पता नहीं कब थर्ड वेव आएगा, कब फोर्थ वेव आएगा, अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर 3 मंथ्स तक आपकी एंटीबॉडीज लेवल यूजुअली ठीक रहती है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद फिर वो डाउन जाने लगती है, तो उस समय रिकमेंडेड है कि एक डोज लगवा ले वैक्सीन का। फिर वो बॉडी को फिर से इम्यूनिटी, एक या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी या बूस्टर डोज की तरह काम करती है और आपके एंटीबॉडीज लेवल वापस पिकअप हो जाते हैं। और दूसरी जरूरी बात, जैसा कि मैंने कहा, वो शरीर मेमोरी में चली जाती है, दिमाग में। उसके बाद ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो आपके नेक्स्ट एक्सपोजर में अपने आप एंटीबॉडीज बना सकते हैं, तो वो मेमोरी में चली जाती हैं अगर आप इन्फेक्शन के बाद 3 महीने बाद वापस से वैक्सीन लगवा लेते हैं। थैंक यू सुनील जी। अब अगला सवाल फिर से वैक्सीन को ही लेकर के है और हेल्थ कंडीशन के ऊपर लेकर है। सवाल ये है कि टीके के साइड इफेक्ट को देखते हुए बुजुर्ग लोगों को, स्तनपान करने वाली महिलाओं को, दिल के मरीजों को या फेफड़े की टीबी के पूर्व या वर्तमान, या उन लोगों को टीका लगवाना चाहिए या नहीं? ऐसे लोगों को टीका लगवाना चाहिए या नहीं? वैक्सीन को कौन सी परिस्थितियों में नहीं लगवाना चाहिए? देखिए, अभी हर कंट्री के अलग अलग गाइडलाइंस है। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि हमने सेफ्टी प्रोफाइल नहीं किया है। अभी कोई स्टडीज नहीं है वैक्सीन की सेफ्टी प्रोफाइल के लिए, तो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए बाकी कंट्रीज में अलाउ किया गया है, लेकिन अभी इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज पे को नहीं अलाउ किया गया है वैक्सीन लगाना। उसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। और बाकी जो आपने बोला कि कोमॉर्बिडिटीज या बाकी बीमारियों वाले, जैसे ओल्ड एज हो गया, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, जैसे किडनी डिजीज हो गया, जैसे लिवर डिजीज हो गया, तो देखिए इसका मूल्यांकन इतना सिंपल नहीं है कि मैं बता दूं कि किसको नहीं लगाना चाहिए। हर मरीज डिफरेंट होता है और हमें चूज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा पाए। देखिए, हमें उस तरफ पहुंचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा पाए, न कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग नहीं लगाएंगे उतना वायरस का कम्युनिटी में सरवाइव करना आसान हो जाएगा। वो एक इंसान से दूसरे इंसान को जा सकता है। तो
अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको ये जैसे डायलिसिस पे है आप, या आपको सिरोसिस हो गया है, या आप किसी कोई कैंसर की दवाई खा रहे हैं, या आपको कैंसर हो गया है, तो इन सब केसेस में आप अपने कृपया जो आपकी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी ओवरऑल असेसमेंट में लगेगा कि आप बहुत वीक हैं, तो वो केस टू केस बेसिस पे या इंडिविजुअल बेसिस पे आपको बोल सकते हैं कि आप ना लगाएं। मान लो मैंने बोल दिया कि किडनी के पेशेंट ना लगाएं, तो जितने किडनी के पेशेंट ना लगाएंगे तो हमारा वैक्सीनेशन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें, और आपका डॉक्टर मोर देन हैप्पी होगा, खुश होगा आपको एडवाइस करने में कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बट हम एक ऐसा गाइडलाइन नहीं बना सकते कि डायबिटीज के मरीज ना लगाएं या लिवर के मरीज ना लगाएं। इससे बहुत बहुत जनता एक्सक्लूड हो जाएगी और हमारा वैक्सीनेशन का पर्पस डिफीट हो जाएगा, या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है वैक्सीनेशन। संदीप जी, अगला सवाल जो है ये आखिरी सवाल है कि वैक्सीन को मिक्स करने पर कुछ लोग वैक्सीन जैसे जो अलग अलग ब्रांड की हैं वो मिक्स हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप कोवैक्सीन की एक डोज लगवाना और कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाना। अभी सुनने में आया था कि कुछ जगहों पे किसी व्यक्ति को पहले कोवैक्सीन लग गया था और फिर उसके अगला जब उसका डोज का समय आया तो कोविशील्ड लग गया। तो इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? ये घातक है या ये इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है? क्या राय है इस वैज्ञानिकों की? देखिए दोस्तों सांसद जी, मैं दो पहलू से इसका जवाब देना चाहूंगा। एक होता है सिद्धांत के बेसिस पे, और एक होता है प्रैक्टिकल बेसिस पे, जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं या जब हम लगवाते हैं तो उसके रिजल्ट्स के बारे में। सिद्धांत के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप वायरस का एक टुकड़ा लेके, एक पार्ट लेके आप डाल रहे हो, उसका काम है एंटीबॉडी बनाना, आपके शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना। फिर आप वही कीटाणु फिर से डाल रहे हो, चाहे वो दूसरे, उसका नाम कोई और हो, लेकिन है तो वो कोरोना वायरस का ही पार्ट। आप चाहे कोवैक्सीन दे रहे हो, आप कोरोना वायरस का पार्ट अपने शरीर में इंजेक्ट कर रहे हो। आप कोविशील्ड दे रहे हो, आप कोरोना वायरस का एक पार्ट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। फिर जो काम करता है वो आपका शरीर काम करता है, आपके सेल्स काम करते हैं, आपका बोन मैरो काम करता है, आपके एंटीबॉडीज काम करते हैं एंटीबॉडीज बनाने का। आप पार्टिकल किसी भी वैक्सीन के थ्रू दो, आप पार्टिकल कोरोना वायरस का ही दे रहे हो शरीर में। तो सिद्धांत के बेसिस पे एक वैक्सीन के पास दूसरा वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप करोड़ों करोड़ों जनता के लिए जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, तो आपको सेफ्टी देखना पड़ेगा कि ये सेफ है, ऐसा करना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये इफेक्टिव होगा कि नहीं इफेक्टिव होगा। तो अब ऐसी स्टडीज आने में, मान लीजिए अब 3 महीने के बाद लगेगा दूसरा डोज, या 6 हफ्ते के बाद, उसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल जो स्टडीज चल रही हैं अभी इसी पे चल रही हैं, क्योंकि सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है वैक्सीन बनाने में, इतने लेवल पे वैक्सीन बनाने में। तो इस पे बहुत एक्टिवली काम चल रहा है। तो सिद्धांत के बेसिस पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या साइंस के बेसिस पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास उसका सेफ्टी प्रोफाइल या सुरक्षा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी सरकार उसको अप्रूवल देगी इस बात को। संदीप जी, आखिरी में एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में सुनने में आता है, उनके कुछ साइंटिफिक नेम है B161 कुछ करके, लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज में जाना जाता है तो उसको इंडियन वेरिएंट में भी अपने देश में पाया गया, कई बार उसको वेरिएंट के नाम से जाता है, एक यूके वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, ब्राजीलियन वेरिएंट है। तो इन ये जो वैक्सीन हमारी बनी हुई है, ये वेरिएंट्स को लेकर के ये कितनी कारगर है और इन वेरिएंट्स के प्रति कितनी सुरक्षा हमको देने का काम करें, इस पे भी कुछ प्रकाश डालने का काम करें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो वैक्सीन्स है बेस्ड है, वो हमारा जो जनवरी 2020 में जो जेनेटिक मटेरियल रिट्रीव हुआ था उसके बेसिस पे बेस्ड है। अब ये जो फ्लू वायरस है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
म्यूटेशन का, ये अपना जेनेटिक मटेरियल बदल लेता है। जैसे ही इसको लगता है कि इसको पकड़ बहुत जल्दी जल्दी पकड़ में आ रहा है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बदल लेता है। ये इस वायरस की खासियत है। और अगर आपको पता हो कि हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस जो सिमिलर है इस वायरस से, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अलग वैक्सीन आता है, जो कि उस साल का जो मेजर जो वेरिएंट होता है उसके बेसिस पे हर ईयरली आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना पड़ता है। तो ऐसा ये हो सकता है म्यूटेशन हो। अब अगर म्यूटेशन हो ना हो, लेकिन जो हमारे पास वैक्सीन है वो हमें अभी एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। अगर बाद में ऐसा म्यूटेशन आता है जो इस वैक्सीन को एस्केप कर जाए, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उस म्यूटेशन के अगेंस्ट नया वैक्सीन डेवलप करना पड़ेगा। इट्स एज हमारे पास बेस्ट हथियार यही है, ये वैक्सीन हमारे पास बेस्ट हथियार है। मान लीजिए अगर ये म्यूटेशन एस्केप करता है इस वैक्सीन से, तो हमें नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा। बट क्योंकि सिमिलर होते हैं पार्टिकल, अब देखिए जैसे 10 प्रोटीन होते हैं किसी वायरस में मान लीजिए, तो उसमें से एक प्रोटीन चेंज होता है, 10 में से 9 प्रोटीन सेम रहते हैं, 1-2 प्रोटीन चेंज हो जाते हैं, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो वो आपके शरीर में कैसे घुसता है, कैसे घुसपैठिए की तरह आपके शरीर में जगह बना लेता है, ये सब प्रोटीन्स का खेल है। तो अगर आपके 10 में से 9 प्रोटीन के अगेंस्ट भी एक्ट कर रहा है, तो काफी हद तक वो वायरस को कंट्रोल कर लेना चाहिए। या 8 प्रोटीन्स के अगेंस्ट भी एक्ट कर रहा है, तो काफी हद तक प्रोटीन उस वैक्सीन को काम कर लेना चाहिए, या वो एंटीबॉडीज को काम कर लेना चाहिए। बट इस पे कोई भी आता है जो आपकी वैक्सीनेशन को एस्केप कर रहा है, तो उसका एक ही इलाज है कि हमें उसके अगेंस्ट नया वैक्सीन लाना पड़ेगा। संदीप जी, एक हिसाब से वैक्सीन जो भी हम लोगों ने चर्चा की है उससे ये साफ हो जाता है, और संदीप जी एक डॉक्टर के रूप में एक जानकारी दे रहे हैं कि वैक्सीन ही हमारे पास सबसे प्रभावशाली और सबसे कार्यक्षम उपाय है इस महामारी को कंट्रोल करने। और इसमें जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कि उसको यूनिवर्सल यानी कि पूरे समाज में जो है उसको कैसे देने का काम है। हमारे समाज में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी भ्रांतियां फैल रखी हैं वैक्सीन को लेकर के, इसी को मिटाने के लिए आपने जो आज सहयोग दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी गांव के लोगों तक जाकर उनको जो है उनके अंदर जो भ्रांतियां हैं खत्म करने की पड़ेगी, और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में 18 साल की उम्र के ऊपर के लोग सामने आएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। सभी नौजवान साथियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जिस तरह से डॉक्टर संदीप ने आप लोगों की सभी सवालों का जवाब दे करके वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को हटाने का किया है, कृपया करके जाकर के अपने आप को, अपने परिवार को वैक्सीन लगवाएं, और दूसरी डोज में पर भी दूसरी डोज को पूरी तरह से लगवाएं, ताकि समाज सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें और इस महामारी के ऊपर काबू कर सकें। डॉक्टर संदीप झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे इसमें अपना समय दिया आपने इस समय को, मैं आपका और जल्द आपसे बात होगी। थैंक यू। धन्यवाद सांसद जी। थैंक यू। और ये मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक, आप जब बोलेंगे तो जनरल पब्लिक बात सुनेगी, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस तक की मैसेज पहुंचे कि बहलावे में और अफवाहों में और फेक न्यूज में ना पड़े, और प्लीज वैक्सीन लगाएं, और खुद ही वैक्सीन ना लगाएं, अपने साथ आस पड़ोस परिवार वालों सबको जाके वैक्सीन लगाएं। क्योंकि अगर सबको वैक्सीन नहीं लगता है, तो ये सारा एफर्ट जो सरकार का है, डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है, जो वैक्सीन लगा के जा रहे हैं, आपने लगाया है, मैंने लगाया है, ये सब एफर्ट फेल हो जाएगा अगर सब नहीं वैक्सीन लगाते हैं। तो कृपया करके वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद सांसद जी। थैंक यू संदीप जी, धन्यवाद।